नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सुमित बेनीवाल पर। साथियों, आज हम एक जो महत्वपूर्ण टॉपिक करने जा रहे हैं, जो फंडामेंटल राइट्स है, उसका एक जो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 32। इसमें 5 रिट होती हैं और इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स विचलित होते हैं, यानी कि मतलब उनको समझ कम आ जाता है, यानी कि वे रिट कितने प्रकार की होती हैं। और एक महत्वपूर्ण बात है कि इस आर्टिकल जो 32 है, इसमें से जो विभिन्न परीक्षाओं में इसका एक नंबर का क्वेश्चन हमेशा बनता ही बनता है, चाहे वो एसएससी सीजीएल लगा लो, सीएचएसएल लगा लो या फिर एमटीएस, किसी भी परीक्षा, यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, इनमें सभी में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए साथियों, हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। जो फंडामेंटल राइट्स है, यानी कि जो पार्ट 3, एक इसका साथियों सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो किस भाग में आते हैं। 4 ऑप्शन दिए होंगे कि पार्ट 1, 2, 3, 4। तो हमने जो यहाँ पर दिया कि पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स का जिक्र होता है। ठीक है, या आपको सीधा भी कह देंगे कि पार्ट 3 में क्या होता है, तो आप बताएंगे कि फंडामेंटल राइट्स होता है। अब बात करते हैं कि पार्ट 3 में जो है वो कितने आर्टिकल होते हैं, यानी कि पार्ट 3 में कितने आर्टिकल होते हैं। तो हम कहेंगे कि पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 होते हैं। ठीक है, 12 से 35 होते हैं। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो कितने हैं, 14 से 32 तक हैं। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, वो हम नेक्स्ट जो वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आपको आप सर्च भी कर लीजिएगा या इसमें प्ले लिस्ट में भी देख लीजिएगा, आपको वहाँ वीडियो मिल जाएगी। लेकिन आज ये स्पेशल वीडियो केवल जो आर्टिकल 32 है उसके लिए है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और महत्वपूर्ण अनुच्छेद भी है, क्योंकि इसमें 5 टाइप की जो रिट होती है हमारी वो आती हैं और एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 32 को हम क्या कहते हैं, वो कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारा जो आर्टिकल है वो हमारा क्या है, इनफोर्सेबल है। क्या है, इनफोर्सेबल, आपने नाम देखा होगा या एनफोर्सेबल भी देखा होगा। उसका मतलब क्या होता है, हिंदी में देखा होगा आपने, लागू या वाद योग्य। ठीक है, कि जो हमारे आपसे पूछा जाएगा कि वाद योग्य या एनफोर्सेबल जो आर्टिकल 32 है या नहीं, या मौलिक अधिकार है या नहीं, तो जी हाँ, एनफोर्सेबल है, यानी कि वाद योग्य है। इसका मतलब क्या होता है, हम बेसिक से जानते हैं कि यदि मौलिक अधिकार में हमें जो दे रखा है, यदि उनका उल्लंघन होता है, यानी कि यदि सरकार उनको पूरा नहीं कर रही है, तो हम न्यायालय में, यानी कि उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट को ही उच्चतम न्यायालय बोलते हैं, और हाई कोर्ट को क्या कहेंगे, उच्च न्यायालय। यह आपको पता होगा, आप पॉलिटिकल पढ़ रहे हैं तो इनकी जानकारी आपको अवश्य होनी चाहिए। यानी कि यदि मौलिक अधिकार में कोई चीज़ या कोई रूल है, ठीक है, वो लागू नहीं कर रहे हैं सरकार, तो हम कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये क्या है, एनफोर्सेबल, यानी कि वाद योग्य है। लेकिन आप ये भी देखेंगे कि जैसे एसएससी जो जीडी में है, ये काफ़ी पर्सन आता है, और दिल्ली पुलिस में भी काफ़ी पर्सन आता है कि क्या प्रस्तावना
वाद योग्य है यानी कि एनफोर्सेबल है, तो आप कहेंगे नहीं, प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, प्रस्तावना भी वाद योग्य नहीं है और मौलिक कर्तव्य भी नहीं है, और आपके जो क्या है नीति निर्देशक वो भी आपके न्याय योग्य या वाद योग्य एनफोर्सेबल नहीं है। तो आप देखो, मैंने क्या कहा था कि जो मौलिक अधिकार है वो एनफोर्सेबल है, यानी कि सीधा सीधा सा बात किया है देसी भाषा में हम समझे तो मौलिक अधिकार को यदि हमें अधिकार नहीं मिलते, इसमें मौलिक अधिकार में जो लिखित में है, यदि वो हमें अधिकार नहीं मिलते तो हम कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यानी कि इस बात का क्या अर्थ है, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। यानी कि यदि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो किसके अकॉर्डिंग जाएंगे, वो आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग जाएंगे। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। अब बात करते हैं, अच्छा इसमें एक पॉइंट और ये जोड़ लेना कि ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, कि आपको प्रश्न दिया होगा कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं। एक दूसरा प्रश्न होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा जो संविधान की आत्मा किसे कहा गया है। ठीक है, देखो बहुत ही छोटा डिफरेंस है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। पहला तो प्रश्न पूछा जाएगा कि ओनली इतना देखो कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है। ठीक है, ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन अपना क्या बनेगा कि भीमराव अंबेडकर द्वारा जो संविधान की आत्मा है वो किसे कहा गया। तो आपको ये जो दोनों प्रश्न एसएससी में आते हैं, खासकर सीजीएल और सीएचएसएल में, ठीक है, और दिल्ली पुलिस में क्या आते हैं, यदि आपको ये दिया गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 32 यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, और यदि आपको ये कहा जाए कि संविधान की, केवल आपको ये पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो आप क्या बोलेंगे, प्रस्तावना को क्या कहा गया है, संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक है, ये आप बहुत ही जो महत्वपूर्ण बात है ये आप जरूर ध्यान में रखेंगे। और आगे चलते हैं हम, जो अनुच्छेद 32 में है वो उसमें 5 प्रकार की रेट होती है। यानी कि यदि हमें कोई अधिकार नहीं मिल रहे हैं तो हम अनुच्छेद 32 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट 5 अलग अलग प्रकार की जो रिट होती है उनमें से जो अलग अलग रिट जारी करता है, यानी कि जैसे किस काम के लिए वो अलग रिट है। ठीक है, अलग अलग कार्य के लिए, अलग अलग फील्ड क्षेत्र के लिए अलग अलग रिट जारी करता है, जो 5 प्रकार की होती है। सबसे जो पहली है हमारी वो कौन सी है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा हमारी परमादेश, और जो तीसरी है वो क्या है, प्रतिषेध। और चौथा क्या है, उत्प्रेषण। और जो हमारी लास्ट और 5वीं है अधिकार परीक्षा। हम एक एक को बहुत ही बढ़िया ढाल और बारीक तरीके से पढ़ेंगे कि यदि आगे क्वेश्चन में आए तो हम अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो शाब्दिक अर्थ है, यानी कि वो क्या है, ये शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। ठीक है, लैटिन भाषा से लिया गया है। इसका अर्थ क्या है, यू मे हैव द बॉडी, यानी कि तुम अपना शरीर रख सकते हो, या सशरीर हाजिर होना। यानी कि इसमें बॉडी का नाम आएगा, यानी कि शरीर का नाम आएगा। ठीक है, आपको शायद समझ नहीं आया होगा, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। यदि बंदी प्रत्यक्षीकरण आ जाए तो जो अपना अर्थ होगा वो शरीर के साथ होगा। यानी कि
अपना शरीर ले आओ। अब मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि क्या है, क्यों ऐसा कहा गया है कि अपना शरीर। देखो, जो इस जो रीट के द्वारा क्या है, नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुरक्षित की गई है। ठीक है, क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुरक्षित की गई है। देखो, अगर किसी नागरिक को सरकार या पुलिस या कोई भी प्रशासन बंदी बनाता है तो और वह यह समझता है कि उसे बंदी बनाया जाना गैर कानूनी है, यानी गलत है, तो वह या उसका कोई भी संबंधी, यानी कि या तो चाहे वो खुद या फिर उसके परिवार वाले, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाएंगे। ठीक है, हाई कोर्ट में जाएंगे और वहाँ क्या देंगे, याचिका देंगे। याचिका देकर न्याय की मांग करेंगे। ठीक है, कि उसे बंदी बनाया जाना गैर कानूनी है। अगर न्यायालय इस बात पर पहुंचता है कि उसे बंदी बनाया गया जाना गैर कानूनी है, तो उस जिस बंदे को बंदी बनाया गया है उस बंदे को छोड़ा जाएगा। ठीक है, रिहाई का आदेश कौन करेगी, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। ठीक है, तो सीधी सी बात है, यानी कि यदि हम न्यायालय में जाएंगे, यानी कि हमारे जो कोई परिवार वाले जाएंगे तो ये वो याचिका दायर करेंगे। ठीक है, कोर्ट ये रिट जारी करेगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। कोर्ट क्या कहेगा उस प्रशासन को, उस पुलिस को, उस अधिकारी को, जैसे कि आपने जिस व्यक्ति को बंदी बनाया है उसे हमारे सामने हाजिर करो। ठीक है, हाजिर करो, हाजिर करने का मतलब कि उसको बुलाओ, यानी कि बॉडी, यानी कि उसके शरीर को बुलाओ। ठीक है, अब आया समझ में, उसके शरीर को बुलाओ। ठीक है, ये हमारे बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका थी। और एक महत्वपूर्ण बात ये याद रखना कि ये जो आपकी ये जो है ना व्यक्तिगत स्वतंत्रता की है। ठीक है, क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा कि जो इनमें से व्यक्तिगत स्वतंत्रता वाला कौन सा रिट है, तो आप कहेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है साथियों, दूसरा आता है अधिकार परीक्षा। इसका अर्थ है यानी कि किस अधिकार से। ठीक है, ये भी कहाँ से है, लैटिन भाषा से। ठीक है, लैटिन भाषा का ये शब्द है कि किस अधिकार से। अब इसकी मैं आपको एक मतलब इसका डीप में बताऊंगा कि ये जो किस अधिकार से है ना, ये तो इसका शाब्दिक अर्थ है, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ वो हमने समझना जरूरी है। देखो, अगर एक व्यक्ति कोई ऐसा काम करने की कोशिश करता है जिसे करने का उसे अधिकार नहीं था, या किसी व्यक्ति ने कानून के विरुद्ध कोई पद संभाल लिया हो, ठीक है, या तो कानून के विरुद्ध पद संभाल लिया हो, ठीक है, या फिर किसी व्यक्ति ने या संस्था ने, ठीक है, ऐसा काम कर दिया कि उसे अधिकार नहीं था। और हमारा थर्ड क्या होगा, या फिर किसी व्यक्ति ने मतलब जैसे उसके पास कोई योग्यता नहीं थी लेकिन उसने वो एक पद संभाल लिया। ठीक है, यानी कि वो गैर कानूनी रूप से वहाँ उस कुर्सी पर बैठ गया, यानी कि उस पद पर बैठ गया। तो हम क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और न्यायालय से गुहार करेंगे कि ये व्यक्ति गलत तरीके से अपने पद पर बैठा हुआ है या कोई कानून के विरुद्ध कोई कार्य कर रहा है, पद संभाल लिया हो। ठीक है, उसके बाद जो कोर्ट है यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो कौन सी रिट जो जारी करेगा, वो अधिकार परीक्षा। ठीक है, यानी कि उस जो अधिकारी को बुलाया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि आप किस अधिकार से इस पद पर बने हैं, यानी कि जैसे उसके सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है वो मांगे जाएंगे कि आप बताओ कि आप इस कुर्सी पर या इस पद पर कैसे बैठे हो। यदि वो
सही साबित होता है तो उसको वहीं रहने दिया जाएगा कि जैसे अपने पद पर बने रहे। यदि यदि वो व्यक्ति गलत तरीके से या जाली तरीके से बैठा हुआ है तो उसको उसी वक्त हटाया जाएगा। ठीक है, ये आपका जो अधिकार परिषद था। अब जो नेक्स्ट बात करते हैं वो है प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध लेख है वो क्या है? रोकना। ठीक है, इसका जो अर्थ है रोकना, या फिर आप लिख सकते हो निषेध करना। ठीक है, निषेध करना। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई अधिकारी या संस्था ऐसा काम कर रहा है जिसका उसे अधिकार नहीं है, यानी कि उसका अधिकार नहीं है और इससे किसी के मौलिक अधिकार को नुकसान पहुंचता है, तो वह व्यक्ति न्यायालय में प्रतिषेध याचिका दे सकता है। ठीक है, समझ आया? यानी कि मैं क्या कह रहा हूँ कि कोई भी अधिकारी है, कोई भी संस्था है, यदि कोई वो ऐसा काम कर रही है जो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो मतलब जो शिकायत करता है वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा कि ये ऐसा कार्य कर रहे हैं कि किसी के मौलिक अधिकार को नुकसान हो रहा है उससे, या फिर उनके पास ये ऐसा अधिकार नहीं है, तो वो व्यक्ति न्यायालय में जाएगा और न्यायालय एक रिट जारी करेगी। कौन सा करेगी? प्रतिषेध लेख रिट जारी करेगी। ठीक है, और वहाँ यदि मतलब उसकी बात सत्य साबित होती है तो कोर्ट कहेगी कि आप इसे रोको, कि रोको, आप गलत तरीके से कार्य नहीं कर सकते और अपने अधिकार सीमा के अंडर ही आप कार्य कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है उत्प्रेक्षण लेख। ठीक है, जो हमारा लास्ट है उत्प्रेक्षण लेख क्या होता है, यानी कि इसका अर्थ क्या होता है? सत्यापित करना। ठीक है, और इसका जो ये भी होता है कि पूरी तरह सूचित करो, यानी कि इसका मतलब क्या होता है? आइए दोस्तों हम बात करते हैं। यानी कि इसमें क्या है, जो उच्च कोर्ट है ना, जो मतलब बड़ी कोर्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट, यानी कि अपने अधीन जितने भी न्यायालय हैं, चाहे वो हाई कोर्ट हो, ठीक है, या फिर जो मतलब लोकल कोर्ट हो, ठीक है, उसको यह आदेश दिया जाता है। ठीक है, इसके द्वारा उच्च न्यायालय यानी कि जो मतलब सुप्रीम कोर्ट है, निचली अदालत में चल रहे किसी भी मुकदमे का ब्यौरा और रिकॉर्ड अपने पास मंगवा सकता है। समझे आप? यानी कि देखो, मान लो कोई केस है वो हाई कोर्ट में चल रहे हैं, ठीक है, इधर सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट देखती है कि कोई वो जो केस चल रहे हैं ना, हाई कोर्ट मतलब उस व्यक्ति पर या उस जो केस पर है गलत फैसला कर रही है या अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य कर रही है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, वो इससे कहेगा कि आप है ना इस केस की सारी फाइल, इसका पूरा रिकॉर्ड, ठीक है, मुझे दे दो, ठीक है, हमें दे दो। तो अगर उच्च न्यायालय यह अनुभव करे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट यह अनुभव करे कि निचली अदालत ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई कार्य किया है या कानून की प्रक्रिया का उचित रूप से पालन नहीं किया है, तो वह मुकदमे की सुनवाई स्वयं कर सकता है। यानी कि ये पहले चल रहा था तो यहाँ केस, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने अंदर जो अपने दायरे में वो केस ले सकती है कि अब मैं सुनवाई करूँगी। ठीक है, तो ये जो रिट जारी करती है किसके संदर्भ में? हाई कोर्ट की। यानी कि आप ऐसा कह सकते हो कि जो न्यायालय है, जो उच्च न्यायालय है, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो अपने अधीनस्थ जो है, जो अधीन है उन न्यायालय को, उसको एक रिट जारी करेगी कि आप इस केस का मुझे डाटा दो। ठीक है, आप इस तरीके से समझते हैं। तो ये दोस्तों ये 5 रिट थी, ठीक है, जो मैंने अच्छे तरीके से समझाई है। अगर किसी साथी को समझ आया है तो भी कमेंट करे, अगर किसी साथी को समझ नहीं आया या किसी प्रकार का संशोधन करना है तो भी वो क्या करे, कमेंट करे।
आपको ये सेशन कैसा लगा, ठीक है, पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, ठीक है, वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। जो आपका चैनल है वो स्टडी विद सुमित बेनीवाल पर है। आपको ऐसी ही वीडियो कंटिन्यू मिलती रहेंगी। तो ठीक है साथियों, आज हम अपने सेशन को यहीं एंड करते हैं और कमेंट करने और सभी साथी कमेंट करना और बताना कि आज का सेशन कैसा लगा। जय हिंद दोस्तों।